हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 28 नवंबर है और हम लोग आंसर राइटिंग और एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग डेली जो है, जो करंट अफेयर में चल रहे मुद्दे हैं, उनमें हम लोग डेली जो है 3 जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो आपके मेंस और प्री को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि जो टॉपिक है उससे मेंस में कैसे प्रश्न बन सकते हैं और प्री में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पढ़ने का अप्रोच होगा, ये जो है आपके जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि जैसे आज का जो टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटनाएं। ठीक है, ये आपके जीएस के किस टॉपिक से रिलेट करता है? शहरी प्रदूषण, कृषि संकट। ठीक है, तो ये देखिए आपके आज जो टॉपिक हैं ये जीएस थर्ड के डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट से है। और सबसे पहले इसको हम मेंस के एस्पेक्ट से देखेंगे कि कैसे मेंस में इससे प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसी टॉपिक से जो है प्री में कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके यूपीएससी या और अन्य स्टेट पीसीएस में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 10 एमसीक्यू बनाया है इन्हीं टॉपिक को ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो इस तरह हमारा पढ़ने का अप्रोच होगा डेली के जो करंट में चल रहे मुद्दे हैं। और इस तरह जो पूरा टॉपिक है हमारा स्टैटिक और डायनेमिक जो है ना, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ध्यान में रखते हुए जो है बनाया गया है, जिसमें आपका स्टैटिक भी कवर होगा और आपका डायनेमिक जो करंट में चल रही चीज़ें हैं प्री और मेंस को ध्यान, क्योंकि जो एग्ज़ाम का डिमांड है उस एस्पेक्ट से हमको पढ़ना होगा। क्योंकि हम करंट कितना भी पढ़ें लेकिन हमको किस प्रकार लिखना होता है एग्ज़ाम में, है ना, आपके आंसर राइटिंग में, और कैसे उसको जो है अपडेट करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको एक जगह पे मिलेगा और प्री में आपको प्रैक्टिस भी यहाँ से होता रहेगा डेली। ठीक है, तो आज का पहला जो प्रश्न हमारा है, जैसे जलवायु परिवर्तन है, इसको मेंस में कैसे प्रश्न आ सकता है। जो पहला प्रश्न हमारा देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण जो है चरम मौसमी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, इसके आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण कीजिए और नीतिगत समाधान सुझाइए। ठीक है, इस तरह हमारे प्रश्न जो है आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। अब जैसे टॉपिक हमारा क्या है, जलवायु परिवर्तन। अब इससे प्रश्न बना है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण कीजिए तथा नीतिगत समाधान सुझाइए। ठीक है, ये प्रश्न हमारा हुआ। अब इसका शुरुआत कैसे करना करेंगे हम, है ना, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, जो यूपीएससी का आंसर होता है, उसका जो आंसर का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 मुख्य जो है स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें पहला आपका इंट्रो होता है, शुरुआत किया जाता है जिसमें, है ना, डिफिनीशन से। और डिफिनीशन से या जो मुद्दा है वो क्या है उसका डिफाइन करते हैं हम लोग, चाहे डेटा रिपोर्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिर मेन बॉडी में क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं। और कंक्लूजन जो भी होगा आपके, जो आपने इंट्रो मेन बॉडी में लिखा है उसी को ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है और इसको पॉजिटिव वे में लिखा जाता है ना, फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है लिखने का। तो आइए इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि हाल ही में भारत ने भीषण चक्रवात, असामान्य वर्षा, फ्लश फ्लड, लंबी गर्मी, सूखा तापमान के रिकॉर्ड टूटने जैसी चरम मौसमी घटनाओं में तेज़ी में वृद्धि देखी है। ठीक है, ये हमारा इंट्रो हो गया। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट में देखते हैं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। इसका सीधा असर भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था, मानव जीवन और पर्यावरण पर पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह अगर हम कोई रिपोर्ट या डेटा के माध्यम से शुरुआत करते हैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी जो है आपके आंसर की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो हो गया। अब उसके बाद मेन बॉडी में हम लोग देखते हैं। ठीक, मेन बॉडी में इसके कुछ एग्जांपल हम देखेंगे कि जैसे अभी हम देखेंगे कि एग्जांपल में जैसे असम में, ठीक है, उत्तराखंड में, हिमालय में, हिमाचल में बारिश और बाढ़ की तीव्रता बढ़ गई है। ठीक है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य भारत में लू के लंबे जो है दौर देखने को मिल रहे हैं, है ना। लू जो है हीट वेव कह सकते हैं, लंबे समय तक जो है बना हुआ है। फिर तटीय क्षेत्रों में बार बार चक्रवात की घटनाएं देख रही हैं, जैसे आप यास, ताउते, मोचा, अभी हाल ही में जो चक्रवात आए उनको देख सकते हैं। सर्दियों में असामान्य ठंडा और कोल्ड वेव की घटनाएं घटित हो रही हैं। दक्षिण भारत के अंतर्गत जो है असंगत मानसून पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो प्रश्न क्या है हमारा, जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये हमारी चरम मौसमी घटनाएं एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब इसके बाद हम दिखाएंगे कि इसके प्रभाव क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो आर्थिक प्रभाव में हम देखेंगे कि इसके कारण आर्थिक प्रभाव क्या हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कृषि उत्पादन गिरावट आ रहा है, क्योंकि जब मानसून कहीं कहीं न कहीं
समय पर नहीं आ रहा है, वर्षा समय पर नहीं हो रहा है, तो इससे क्या है कि उत्पादन कृषि में घट रहा है। इससे हमारे खाद्यान्न की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, फसलों की क्षति हो रही है, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है ना, तो ये आर्थिक प्रभाव हो रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सड़कें, पुल, बिजली, जल सुविधाएं, ये सब कहीं न कहीं नष्ट हो जाती हैं। जैसे चक्रवात आता है, आप तटीय क्षेत्रों में देखते हैं, है ना, तो वहाँ जो संरचना है उसका नुकसान होता है। इससे बीमा पर बोझ बढ़ता है। ठीक है, पर्यटन उद्योग, जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड में भी जो वहाँ पे लैंडस्लाइड की घटनाएं हुआ, तो कहीं न कहीं पर्यटन प्रभावित हुआ, है ना, हिल स्टेशन, तटीय क्षेत्रों पर इसका प्रभाव दिखता है। अब सामाजिक प्रभाव की बात करें कि इसमें क्या है, लोगों को जो है बड़े पैमाने पर विस्थापन होना पड़ता है। गरीब और कमज़ोर वर्ग सबसे अधिक इससे प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य पर असर पड़ता है इससे। हीट वेव से मृत्यु की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जल जनित रोगों में वृद्धि हो जाती है ना। तो इससे क्या है कि ये सामाजिक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती हैं, शिक्षा की समस्याएं हो जाती हैं, है ना। बहुत बड़े स्थानों पर एक स्थान दूसरे स्थान पर लोगों को विस्थापन करना पड़ जाता है। और इसमें जो संवेदनशील वर्ग हैं या कमज़ोर वर्ग हैं, हाशिए पर लोगों सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। महिलाएं और बच्चों पर असमान प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य, है ना, बच्चों, इन सब का शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, इनके स्वास्थ्य का प्रभाव, इससे शारीरिक मानसिक सब प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये सामाजिक प्रभाव हो गया। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें हम, कि जंगल में आग में वृद्धि हो जाती है, नदियों का असंतुलित प्रभाव होता है, जो आसपास क्षेत्रों को भी कहीं न कहीं उसमें प्रभावित हो जाते हैं। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसको भी खतरा होता है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण कटाव की समस्याएं हो जाती हैं, है ना, वहाँ की अवसंरचना को नुकसान होता है। ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे द्वीपों को डूबने का संकट है ना। तो इस तरह हमारा पर्यावरणीय प्रभाव है। अब इनके कारण की अगर हम बात करें, है ना, कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, क्यों जो है जलवायु परिवर्तन जो है अधिक तीव्र गति से हो रहा है ना। अब इसको एक फ्रेम करने की बात है कि हम कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं इसको, है ना, स्ट्रक्चर कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं भाई, कारण क्या है जलवायु परिवर्तन के, ऐसे करके कि ग्रीन हाउस जो है कहीं न कहीं बढ़ रहा है ना, औद्योगिकरण जो है हो रहा है। ठीक है, इससे क्या है कि हमारा प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, वनोन्मूलन की समस्याएं, अनियंत्रित खनन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, कंक्रीट का फैलाव हो रहा है, तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण है। ठीक है, तो इस तरह अगर हमारा लिखेंगे तो आंसर जो है अधिक जो है सुव्यवस्थित और अच्छा दिखेगा, है ना, प्रेजेंटेशन। अब सरकारी प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या इंस्टीट्यूट ले रही है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना ENAPCC जो है लागू किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन जो है सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इंटरनेशनल सौर एलायंस में भारत का नेतृत्व की भूमिका दिया गया है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है बनाया गया है इसके लिए। ठीक है, कि सब जो घटनाएं घट रही हैं जलवायु परिवर्तन, इनकी रोकथाम के प्रयास करें, है ना। तापमान निगरानी, अर्ली वार्निंग सिस्टम, है ना। तो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो है, और जब सरकारी प्रयास की बात करें तो इसको हम दो प्रकार से भी लिख सकते हैं। सरकारी प्रयास में एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय, कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन जब भारत के संदर्भ में पूछा गया तो भारत के ही हम जो है प्रयास की बात करेंगे। ठीक है, आगे की राह में हम कर सकते हैं कि किस प्रकार जो है जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है, इसकी मौसमी जो घटनाएँ हो रही हैं, है ना। तो ग्रीन एनर्जी का विस्तार किया जाए, सौर, पवन, हाइड्रोजन जो नवीकरणीय ऊर्जा है उनको बढ़ावा दिया जाए। शहरों में क्लाइमेट रेजिमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए। कृषि में सूखा रोधी फसलों का विकास, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे क्या है कि जो जल का वो है सही उपयोग हो पाए, है ना। सूखा रोधी फसलों का प्रयोग, जो सूखे क्षेत्र वहाँ पे सूखा रोधी फसलें किया जाए। फिर जल संरक्षण मिशन को मजबूत बनाया जाए। वनों को संरक्षण और पुनर्वनीकरण किया जाए जो है ना। वनोन्मूलन की समस्याएं जो है उससे निजात पाएगा। वैज्ञानिक डेटा आधारित नीति निर्माण जो है किया जाए, है ना। इससे क्या है कि हमारे पास डेटा होगा हर क्षेत्र का, तो इससे हम व्यवस्थित तरीके से जो है चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आगे की राह कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब आइए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं क्या है। निष्कर्ष देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से भारत को व्यापक आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय चुनौतियाँ मिल रही हैं। यदि इन्हें समय रहते न संभाला गया तो आने वाले वर्षों में आपदाएँ और अधिक गंभीर होंगी जो है, और जो है बढ़ती जाएंगी। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्रों में, उत्तराखंड, ये सब कहीं न कहीं लैंडस्लाइड की समस्या, कहीं पे बाढ़, कहीं सूखा, कहीं पे हीट वेव, है ना। तो इसलिए पहले से ही हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। इसलिए मजबूत जलवायु नीति, हरित ऊर्जा, लचीला फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जन जागरूकता ही भारत को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने का स्थायी समाधान कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा पूरे आंसर का जो है वो होगा। अब इसको और स्ट्रक्चर और बेहतर आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कुछ मैप का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैप में आप जो है विभिन्न जो घटनाएं घट रही हैं भारत में
उसको आप दिखा सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों में जो चक्रवात की घटनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका भूमिस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड की घटनाएं, और यहाँ पे बाढ़ की समस्याएं, यहाँ पे हीट वेव की समस्याएं, सूखे की समस्याएं, तो इस तरह हम पूरा मैप के माध्यम से दिखा सकते हैं भारत में। जब विश्व स्तर पूछेगा तो वैश्विक स्तर पर हम मैप के माध्यम से दिखा सकते हैं, और डायग्राम में चीज़ों को आप इस तरह व्यवस्थित करके दिखा सकते हैं। इस तरह करके दिखा देते, इससे प्रेजेंटेशन आपका बेहतर होगा, ठीक है। और इस तरह लगातार हम प्रयास करेंगे तो चीज़ें हमारे पास कंटेंट होगा और स्ट्रक्चर पता चलेगा, और प्रैक्टिस करते करते अब वो हमारे यूज टू हो जाएगा। अभ्यास का हमें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम आंसर लिख रहे होते हैं एग्ज़ाम में तो टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना पड़ता है ना, शब्द सीमा और समय का। तो इसलिए अगर आपके पास कंटेंट रहेगा, आपको कैसे शुरुआत करना है, कैसे कंक्लूड करना, सोचना नहीं पड़ेगा, तो आप कम समय में चीज़ें बेहतर कर पाएंगे, आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये लगातार जो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो इससे हमारा जो है बेहतर होगा स्किल जो है, राइटिंग स्किल, है ना। तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं आज का। अगला प्रश्न जो हमारा है वो शहरी प्रदूषण से है कि भारत में शहरी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, अर्बन पॉल्यूशन, इसके कारण क्या है, ठीक है। इसके कारण की बात करें, प्रभाव, ठीक है, प्रभाव फिर समाधान, ठीक है। कारण क्या है कि अर्बन पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फिर प्रभाव, फिर समाधान की हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए शुरुआत हम कैसे करेंगे कि भारत में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, कानपुर, कई ऐसे महानगर जहां वायु की गुणवत्ता खराब से भी गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 20 सबसे प्रदूषित शहरों में कई भारतीय शहर शामिल हैं। शहरी प्रदूषण अब स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम इंट्रो की शुरुआत करेंगे, है ना, कि कुछ हम जो करंट में चल रहे हैं उनको हम दिखा सकते हैं, किसी रिपोर्ट के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आइए मेन बॉडी हम देखेंगे कारण क्या है, क्यों जो है शहरी प्रदूषण जो है बढ़ रहा है। तो कारण में हम देखेंगे कि वाहनों की संख्या में वृद्धि हुआ है शहरों में, निर्माण गतिविधियों में वृद्धि हुआ है, जिससे क्या है कि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल अधिक जो है शहरों में वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। औद्योगिक उत्सर्जन जो है ना, उद्योगों के विकास से वहाँ का उत्सर्जन बढ़ा है, ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। खुले में कचरे को जलाया जाता है, वायु पॉल्यूशन, पराली और क्षेत्रीय हवाओं का प्रवाह हो रहा है, जैसे दिल्ली वगैरह क्षेत्रों में देखते हैं। शहरीकरण, शहरी क्षेत्रों की कमी हो रहा है, क्योंकि वनोन्मूलन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, शहरों का विस्तार हो रहा है ना, तो इससे ग्रीन बेल्ट हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारे कारण हैं। पर आइए प्रभाव देखते हैं कि शहरी प्रदूषण के प्रभाव क्या है। सबसे पहले स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इससे देखिए अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियाँ, दिल के रोग, बच्चों और बुजुर्गों में मृत्यु दर बढ़ रहा है ना, क्योंकि वायु प्रदूषित होगा तो कहीं न कहीं जब हम श्वास लेते हैं तो अस्थमा, फेफड़ा की बीमारियाँ, है ना, बच्चों बुजुर्गों में मृत्यु दर बढ़ जाती है, ठीक है। और जल जब प्रदूषित हो जाता है तो जल जनित बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है हमारा। फिर आर्थिक प्रभाव की हम बात करें, आर्थिक प्रभाव में हम देखते हैं कि श्रम की उत्पादकता में गिरावट आ जाती है, क्योंकि जब स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो हमारी जो उत्पादकता है वो भी घट जाएगी। स्वास्थ्य व्यय में जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अधिक से अधिक जो है स्वास्थ्य पर व्यय करेंगे, है ना, इससे आपकी जो आर्थिक जो है डेवलपमेंट है वो आपका प्रभावित होगा, है ना। और आप कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपके ऊपर रहेगा, है ना, और कहीं न कहीं पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इससे, है ना। तो ये हमारे आर्थिक प्रभाव। और पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें, पर्यावरणीय प्रभाव में इससे दृश्यता कम हो जाती है जब स्मॉग होता है, ठीक है, तो इससे कहीं न कहीं यातायात का टकराव की जो है वो बनता है। पौधों की जो वृद्धि है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि पौधों की पत्तियों पर जो है जो उद्योगों से निकलने वाले वो हैं वो जाके पत्तियों पर बढ़ जाते हैं, जिससे उनका प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये पर्यावरणीय प्रभाव हम देखते हैं। बात सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं इसके लिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है, AQI मॉनिटरिंग नेटवर्क स्थापित किया गया है, निर्माण स्थलों पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ठीक है। वाहन उत्सर्जन मानक BS6 जो है लागू किया गया है, ठीक है। तो ये सब सरकार के प्रयास हैं। आगे की राह में हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि अर्बन पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले कि जो सार्वजनिक वाहन को अधिक व्यवस्थित किया जाए, अधिक उनको बढ़ावा दिया जाए, अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाया दिया जाए, निर्माण स्थलों पर सख्त निगरानी रखा जाए, कचरा प्रबंधन किया जाए और वैज्ञानिक मॉडलों को अपनाया जाए, हरित क्षेत्रों का विकास किया जाए, है ना। तो सबसे पहले कि शहरों को जो है वहाँ पे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, ग्रीन बेल्ट को बढ़ावा दिया जाए, जो वहाँ का
का वेस्ट है उसको मैनेजमेंट किया जाए, कचरा का प्रबंधन किया जाए, निर्माण स्थलों को नहीं करने। तो इससे क्या है कि कहीं न कहीं हम वहाँ के इन्वायरमेंट को, जो अर्बन इकोसिस्टम है, उसको हम संतुलित रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष में। तो भारत का शहरी प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। समग्र नीति, सख्त कार्यान्वयन और जन जागरूकता से इस संकट से प्रभावी निपटान किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है आंसर का अपना स्ट्रक्चर हमारे होगा, है ना। तो इस तरह हमारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एग्रीकल्चर क्राइसिस से कृषि संकट, कि भारत में कृषि संकट बढ़ता जा रहा है, इसके कारण क्या है और समाधान के उपाय क्या है। ठीक है, अब देखिए कि शुरुआत कैसे करेंगे हम, कि भारत में कृषि भारत की लगभग 45% आबादी को रोजगार देती है, परंतु जीडीपी में योगदान लगातार घटता जा रहा है। बार बार सूखा, अनिश्चित मानसून, उत्पादन की लागत में वृद्धि, एमएसपी से जुड़ी समस्याओं ने कृषि क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो का पार्ट हो गया। अब मेन बॉडी में देखेंगे कि कारण और समाधान इसके, है ना, कि कृषि संकट के प्रमुख कारण क्या है। तो कारण ये है कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, है ना, और ये उत्पादन लागत में बढ़ोतरी मतलब कि अधिक से अधिक हम जो है कहीं न कहीं उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एमएसपी और बाज़ार तक पहुंच की समस्याएं हैं, है ना, आपके भंडारण की समस्याएं हैं। एमएसपी जो है कुछ फसलों पर दिया जाता है, और यातायात सुविधाओं का भी उतना विकास नहीं है कि जो कृषक कृषि का उत्पादन कर रहा है वो बाज़ार तक पहुँच जाए। सिंचाई सुविधाओं का कमी है, छोटे और सीमांत किसानों की अधिक संख्या है ना, तो इससे क्या है कि उनके निवेश में प्रभावित होती है। कृषि में तकनीकी का कम उपयोग होता है, अति परंपरावादी कृषि किया जा रहा है। फसल बीमा और ऋण तक सीमित पहुंच है, कुछ लोगों तक है, कुछ क्षेत्रों में है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कारण, कि क्या कारण है कि कृषि जो है संकट के दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे अधिक लोग जो है रोजगार हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो जीडीपी में कम योगदान दे रहा है ना। तो ये तो कारण हो गए हमारे। आइए प्रभाव देखते हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक प्रभाव देखेंगे। कृषि संकट के जो है प्रभाव, सामाजिक प्रभाव हम देखेंगे कि किसानों की आय में वृद्धि नहीं हो रहा है, स्थिर है, कहीं न कहीं गिरावट आ रहा है। किसान आत्महत्या के मामले में वृद्धि हुआ है, ग्रामीण पलायन में वृद्धि हुआ है, क्योंकि ग्रामीण लोग अब कहीं न कहीं जो है, या कृषक जो है वो कृषि से उनका मन जो है हट रहा है, क्योंकि उत्पादकता उतनी नहीं है और न सरकार के द्वारा उतना कहीं न कहीं उनको लाभ मिल पा रहा है प्रत्यक्ष तौर पे। आर्थिक प्रभाव करें तो उत्पादकता में गिरावट आया है, खाद्यान्न सुरक्षा पर भी खतरा है उनके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है पहले से कमज़ोर हुआ है ना। इस प्रकार जो है ये आर्थिक तंत्र जो है प्रभावित हुआ है ग्रामीण क्षेत्र का, तो जिससे क्या है कि पलायन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, इससे शहरों पर बोझ बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारे आर्थिक प्रभाव। अब सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं कृषि को बढ़ाने के लिए, तो सरकार जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, माइक्रो इरिगेशन शुरू किया गया है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई नाम, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। तो इस प्रकार सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जिससे किसान को जो है उनको जो है उचित लाभ मिल पाए। ठीक है, तो ये सरकारी प्रयास है। आगे की राह में हम क्या कर सकते हैं, आगे की राह में कर सकते हैं कृषि का जो है विविधीकरण किया जाए, है ना, उनका डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, बागवानी, डेयरी, मत्स्य को जोड़ा जाए, जल संरक्षण की नीति अपनाया जाए, स्मार्ट सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए, एमएसपी कानून को जो है विस्तार किया जाए, ग्रामीण कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, फसल आधारित वैज्ञानिक योजना तैयार किया जाए, कृषि में ड्रोन और एआई आधारित तकनीकों का प्रयोग किया जाए, है ना। तो इससे जो है कृषि हमारी आधुनिकता के साथ जुड़ पाएगी और निवेश होगा और कहीं न कहीं उत्पादकता बढ़ेगी, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में है कि भारत का जो कृषि है का जो संकट है वो बहुआयामी है, इसमें जलवायु, आर्थिक और संरचनात्मक सभी शामिल हैं। समग्र सुधार, निवेश और तकनीकी आधारित कृषि ही इस संकट से स्थायी समाधान कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन होगा। इस तरह हम लोगों ने मेंस के एस्पेक्ट से जो है 3 टॉपिक को डिस्कस किया। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम 10 एमसीक्यू देखेंगे, है ना, कि कैसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहले पहला जो प्रश्न हमारा है कि भारत में चरम मौसम बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, कि मानसून चक्र की लंबाई कम होना, एल निनो घटनाएं, दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन या पश्चिमी विक्षोभ की कमी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्या है कि जो चरम मौसमी घटनाएं किसकी वजह से हो रही हैं, तो दीर्घकालिक क्या है, जलवायु जो परिवर्तन है ना, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। उसके कारण क्या है, चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं, है ना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होने से चरम मौसमी घटनाओं का जो है वृद्धि हो रहा है।
अब आगे है कि हीट वेव जो है कि स्थिति घोषित करने के मानदंड क्या होते हैं, कि हीट वेव जो है कब घोषित किए जाएँ, क्या उसके मानदंड। तो मैदानी क्षेत्रों में जब अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है तो ये माना जाता है कि हीट वेव्स जो है शुरुआत हो गया, हीट वेव जो है घटित हुआ है। और सामान्य तापमान से जब 4 से 6.5 के बीच में जो है कहीं न कहीं बढ़ जाता है तापमान, तो ये जो है हीट वेव की स्थिति जो है हो जाती है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो आपका पहला और दूसरा होगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक आर्द्रता पर ये नहीं है। आपका जो है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड जो है इफेक्ट किन कारणों से होता है ना। तो पहला है कंक्रीट सतहों का कम हरियाली के कारण, दूसरा है औद्योगिक उत्सर्जन के कारण, तीसरा है नदी तटीय क्षेत्रों की नमी के कारण, डी है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण। तो हम जानते हैं कि जो अर्बन हीट आइलैंड की घटनाएं घटित हो रही हैं शहरों में कहीं न कहीं कंक्रीट जो सतह है उसके कारण जो है यह अर्बन हीट आइलैंड घटित हो रहा है। इससे हरियाली में हमारे कमी आ रहा है ना। तो ये अर्बन हीट आइलैंड के कारण है। अगला प्रश्न हमारे लिए है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के संबंध में सही कथन क्या है, कि यह 2019 में शुरू किया गया था, ये सही है आपका। इसका लक्ष्य 2024 तक जो है PM 2.5 और PM 10 को 20 से 30% तक कम करना है, ये भी सही है आपका। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो ये बाध्यकारी नहीं है। आपका आंसर जो होगा ए होगा, जिसमें आपका पहला और दूसरा सही है, क्योंकि ये 2019 में शुरुआत किया गया था और 2024 तक PM 2.5 और PM 10 का जो है 20 से 30% तक कम करना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है आपका, SO2 और NO, ओजोन या जो है CO मतलब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है। तो ये आपका सेकेंडरी पोल्यूशन जो है आपका ओजोन है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में कृषि संकट का प्रमुख संरचनात्मक कारण कौन सा है। MSP का अधिक होना, छोटे और सीमांत किसानों की अधिक संख्या, कृषि में श्रम का अधिक उपलब्धता, कृषि पर एग्रीकल्चर टैक्स की अधिकता, है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, छोटे और सीमांत किसानों की अधिक संख्या की वजह से जो है ये कृषि संकट जो है बना हुआ, ठीक है, संरचनात्मक कारण है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा इंडेक्स बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस के लाभ में शामिल है ना। तो इसमें क्रम प्रीमियम, तेज भुगतान, उपग्रह डेटा आधारित नुकसान या किसानों को वास्तविक फसल कटाई प्रमाण देना पड़ता है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका पहला और दूसरा जो है सही है ना। नहीं, पहला दूसरा और तीसरा जो है क्योंकि देख लेते हैं, सेवंथ का बी है ना, सेवंथ का बी आपका पहला और दूसरा तीसरा है ना। तो आपका तीसरा जो है सही है, इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी और तीसरा भी सही है ना। और जो चौथा है किसानों को वास्तविक फसल कटाई प्रमाण देना पड़ता है, तो ये नहीं आपका सही है, तो आपका बी होगा 1, 2, 3, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का उद्देश्य क्या है। केवल गेहूँ धान पर निर्भरता बढ़ाना, खेती को पशुपालन बागवानी मत्स्य से जोड़ना, कृषि भूमि को उद्योग के लिए उपलब्ध करवाना। अगला है कि कृषि में मजदूरी कम करना, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा, या खेती को जो है पशुपालन और बागवानी मत्स्य से जोड़ना। अभी हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाया जाए, जिससे पशुपालन बागवानी मत्स्य को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, है ना। अगला हमारा प्रश्न है कि वैश्विक संगठन जलवायु परिवर्तन संबंधी वैज्ञानिक आकलन जारी कौन करता है। FAO, IPCC, UNEP या UNFCCC, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, IPCC जो है यह जो है एक वैश्विक संगठन है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है आपका वैज्ञानिक आकलन जारी करता है। आज का लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक से जो है कि भारत में चक्रवाती की तीव्रता बढ़ने के मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। भूमध्य रेखा में तापमान की कमी, समुद्री सतह तापमान में वृद्धि, सी मानसून अवधि में कमी, डी पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, ठीक है। समुद्री सतह में तापमान वृद्धि हुआ है, जिसके कारण जो है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के कारण आपके जो है समुद्र के जो जल है उसके तापमान वृद्धि हुआ है, तो कहीं न कहीं चक्रवातों की जो तीव्रता है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने आज का जो है प्री और मेंस के, ये देखिए हमारा आंसर है। तो इस तरह हम लोगों ने प्री और मेंस जो है को ध्यान में रखते हुए 3 टॉपिक को जो है डिस्कस किया। अगर इस तरह हमारा प्रयास आपको बेहतर लग रहा हो
तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और इसी तरह अगर आपका सहयोग रहा तो डेली इसी तरह प्री और मेंस को ध्यान रखते हुए डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा 3 टॉपिक जो है मेंस से होगा और 5 से 10 के जो है और इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा जो आपका एमसीक्यू होगा आपका प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अगर हमारा प्रयास आपको बेहतर लग रहा हो TDS एकेडमी का, तो आप TDS एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ सुझाव आप देना चाहें तो इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।